नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, कल तक हमने जो अपनी लास्ट सीरीज में देखा था, अपनी सीरीज के लास्ट वीडियो हमने देखा था कि मौर्य वंश से जो सवाल बने थे उन पे हमने चर्चा की थी। और जो आज का हमारा टॉपिक है मौर्य उत्तर काल है ये। इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं कि मौर्यों का जब पतन होता है, मौर्य डायनेस्टी का जब पतन होता है तो शुंग वंश आता है, शुंग के बाद कण्व आता है, सातवाहन आते हैं। हम इन वंशों को देखेंगे, इनसे सवाल जो बनते हैं उन सवालों को देखेंगे। और इसी के साथ साथ जो हिंद, यवन, शक और कुषाणु जो भारत में बाहर से कुछ लोग आए, उनसे क्या सवाल बने और उन्होंने भारत में क्या किया, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस मौर्योत्तर काल से जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज्य किया था। क्या मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज्य किया था? नंद, कण्व, सातवाहन या शुंग वंश ने? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि 185 बीसी में जो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ होता है, बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य शासक होता है, इसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग, क्लियर, पुष्यमित्र शुंग करता है और वह शासक बनता है और शुंग वंश की नींव डालता है। क्लियर। हालांकि इसने शासक या सम्राट जैसी कोई उपाधियां धारण नहीं की, इस पुष्यमित्र शुंग ने कोई उपाधि धारण नहीं की, लेकिन हाँ, सम्राट नहीं बना, शासक नहीं कहलाया अपने आप को, लेकिन वो सेनापति, क्लियर, सेनापति वो कहलाते हैं। हमेशा अपने राज्य काल में सेनापति के नाम से ही फेमस रहा। तो मौर्य वंश के तत्काल बाद जो वंश था वो शुंग वंश था। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? नागार्जुन ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक या माध्यमिक? तो फ्रेंड्स, जो नागार्जुन ने एक संप्रदाय था, उस संप्रदाय की स्थापना की थी, जो इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी, माध्यमिक। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क किस संप्रदाय से था? कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो विकल्प देखिए, आजीवक, बौद्ध, महायान या हीनयान? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि फर्स्ट एडी में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, बौद्ध संगीति होती है, जो कश्मीर के कुंडल वन में होती है, जो उस समय शासक कनिष्क था। तो देखा जाए तो कनिष्क जो था बौद्ध धर्म से संबंधित था, लेकिन बौद्ध धर्म भी दो भागों में विभाजित हो गया था। क्या? हीनयानी और महायानी। तो जो कनिष्क था वो महायान संप्रदाय से संबंधित था। अगर ये महायान हीनयान नहीं दिया होता, इसकी जगह यानी जैन धर्म दिया होता या शैव धर्म दिया होता, तो हम बौद्ध लगाते। जो हमारा ऑप्शन था वो बौद्धों को टिक करते, लेकिन यहाँ जब डीपली दिया है तो महायान शाखा से संबंधित था। क्लियर। इसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था?
जो वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला, जहां से चाणक्य यानी विष्णुगुप्त या उपगुप्त संबंधित थे। समझ रहे हैं ना? वहीं के एक शिक्षक थे चाणक्य या चंद्रगुप्त, चाणक्य जो वहीं के शिक्षक थे। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था? जो आज वर्तमान के पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। विद्या और अध्ययन से, वाणिज्य और व्यापार से, कला और शिल्प से, या सभी के लिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर डी सही होगा। क्लियर? सभी के लिए, क्योंकि विद्या और अध्ययन का तो केंद्र था ही था ये। क्योंकि विश्व की जो महान एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उस टाइम, जैसे तक्षशिला हो गया पाकिस्तान में, उस समय के, इस समय के पाकिस्तान में, उस समय नालंदा यानी इधर बिहार में हो गया। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से विश्व की महान इंस्टीट्यूट थे ये। तो यहाँ विद्या और कला का अध्ययन होता था, वाणिज्य व्यापार की भी शिक्षा और यहाँ से अपने चरम पर था, कला शिल्प की भी ज्ञान दी जाती थी यहाँ। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये तक्षशिला सभी के लिए फेमस था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनांडर की राजधानी थी। दरअसल ये बैक्ट्रियन था, हिंद यवन था। समझ रहे हैं ना? और ये भारत में बाहर से आया हुआ था। तो यही पूछते हैं कि मिनांडर की राजधानी कहाँ थी। क्लियर? मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? क्या बैक्ट्रिया थी, या तक्षशिला थी, या पुरस्पुर थी, या साकल थी? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा, मिनांडर ने बैक्ट्रिया यही का था ये, तो राजधानी यहीं की होगी। लेकिन इससे एक मेन सवाल जो बनता है, वो सवाल ये बनता है कि जो मिनांडर था, यानी भारत में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन था, जिसने भारत में आके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो वो फ्रेंड्स था मिनांडर। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन शायद फ्रेंड्स रिपीट हो गया कल लास्ट वाले वीडियो का। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जिसका राइट आंसर होगा विकल्प सी सही होगा, जेम्स प्रिंसेप, यानी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को अभिलेखों में पढ़ने का जो सफलता प्राप्त की, वो जेम्स प्रिंसेप ने की। और फ्रेंड्स अशोक के जो अभिलेख थे दो प्रकार के थे, तीन प्रकार के जो अभिलेख थे, जैसे स्तंभ अभिलेख, गुहा अभिलेख और शिला अभिलेख। ये 4 लिपियों में लिखे गए थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। तो इन अभिलेखों को पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने किया। जैसे दक्षिण भारत के जो अशोक के अभिलेख हैं, कर्नाटक से मिलते हैं, मास्की तो मध्य प्रदेश में है, और गुर्जरा, निट्ठूर, उडनगोलम जो अभिलेख हैं, यहाँ से इन अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगर सवाल पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों पर अशोक का नाम कहाँ से मिलता है, किन अभिलेखों से प्राप्त होता है, तो मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर, उडनगोलम ये जो अभिलेख हैं, यहाँ से अशोक का नाम प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ एक वज्री ग्रंथ है, वज्र सूची। क्लियर? वज्र सूची ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? जो जाति प्रथा है फ्रेंड्स, इसकी इस काल में निंदा की है वज्र सूची में। यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो इसके राइट आंसर होगा अश्वघोष। क्लियर? वज्र सूची में किस चीज का उल्लेख है? जाति प्रथा की आलोचना का उल्लेख है। क्लियर? जो अश्वघोष द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य यानी मौर्यों के बाद कौन सा था? सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य? तो देखा जाए फ्रेंड्स, जो सातवाहन, पल्लव, चोल और चालुक्य जो है, इसमें जो सबसे प्रभावशाली शासन था वो सातवाहनों का था, जो वर्तमान महाराष्ट्र पड़ता है। यहाँ इनका प्रभाव था, यहाँ इनका जो साम्राज्य विस्तार था। दरअसल जो सातवाहन थे वो मौर्यों के ही अधीनस्थ थे,
और इन्हीं के सामंत के टाइप में थे। लेकिन जब क्या होता है, जब एक बड़ी सत्ता का डेक्लाइन होता है तो जो छोटे छोटे सामंत होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो अपने आप को उभार लेते हैं। जमींदार साहूकार जो लोग होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर इन छोटी छोटी शक्तियों का उदय होता है। और जैसे मौर्य सत्ता का पतन होता है, उसी प्रकार जो छोटी छोटी शक्तियां थी, जो इनके सामंत थे, उनका उदय हुआ, जैसे सातवाहन हो गए। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? यानी जो बौद्ध धर्म था, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो बौद्ध धर्म था वो अपने हीनयान और महायान संप्रदाय में कौन सी बौद्ध संगीति में विभाजित हुआ था और उस समय शासक कौन था। क्लियर? तो क्या अजातशत्रु था, सम्राट अशोक, या धर्मपाल, या कनिष्क? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दिल्ली होगा, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। क्या? जो फोर्थ बौद्ध संगीति थी, इसमें विभाजित हुआ। ठीक है ना? इस बौद्ध संगीति में विभाजित हुआ और इसी में हीनयानी और महायानी संप्रदाय में है विभाजित हो गया। क्लियर? और इस समय जो शासक था वो कौन था? कनिष्क था। और यह हुई कहां थी? कश्मीर यानी कुंडलवन में। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? मथर, कुजुल, चरक या सुश्रुत? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा ना, वो चरक होगा। चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे और बहुत योग्य आयुर्वेदाचार्य थे ये, जो कनिष्क के राजवैद्य थे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधार कला को कहा जाता है इंडो ग्रीक कला, सारसोनिक कला, बुद्ध कला या भारतीय कला? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा ना, वो इंडो ग्रीक कला का उदाहरण माना जाता है इसे। ए विकल्प सही होगा। क्लियर? तो गांधार कला थी, जो वर्तमान जैसे 16 महाजनपदों का एक प्रांत जो गांधार प्रांत था, जो पश्चिम यानी वर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित है, वहां इसका जो उल्लेख मिलता है, इस कला के साक्ष्य मिलते हैं। तो यह वही के नाम से पड़ती है, गांधार कला। और यह इंडो ग्रीकों का इसमें बहुत अधिक प्रभाव मिलता है, इस कारण से इसे क्या इंडो ग्रीक कला कहा जाता है। इसमें बौद्ध की, महात्मा बुद्ध की अनेक मूर्तियां, अनेक कलाओं का निर्माण किया गया है। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए? यानी वह कौन शासक था या कौन राजवंश था जिसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? कुषाणों ने, मौर्यों ने, हिंदयवन या गुप्तों ने? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर सी सही होगा, यानी हिंदयवन। फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारे टॉपिक है, मैं प्रत्येक टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ, और आप जैसा कि समर्थन मिल रहा है, आप लोग अच्छा लाइक कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, हम आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं और आगे भी ऐसे ही देंगे। और आप सीरियस होइएगा थोड़ा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आते हैं टॉपिक पे। तो जो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे वो हिंदयवनों ने चलाए थे भारत में। ठीक है ना? जिसमें आपने शासकों के नाम सुने होंगे, कुजुल कटफिसस या भीम कटफिसस बड़े पैमाने पे, फिर कुषाणों ने बड़े पैमाने पे चलाए इसके बाद। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत का प्राचीनतम लेख अभिलेख है। जो अभिलेख संस्कृत का लिखा गया है, वह अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सांची, गिरनार, लुम्बिनी या सारनाथ का? तो फ्रेंड्स जो है
संस्कृत का अभिलेख जो है वो गिरनार का अभिलेख है, समझ रहे हैं ना। जो जूनागढ़ में रुद्रदामन का है, या चंपू शैली, गद्यपद शैली, समझ रहे हैं ना। संस्कृत में अभिलेख मिलता है। गिरनार की पहाड़ियों पे जो अभिलेख है वो क्या है, संस्कृत का अभिलेख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीयों के महान रेशम मार्ग आरंभ किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए थे। जो रेशम मार्ग था प्राचीन भारत में, एंशिएंट काल में जो रेशम मार्ग की स्थापना हुई थी, जो रोम होते हुए पूरा मध्य एशिया होते हुए अफ्रीका तक जाता था, मिस्र तक जाता था, और उधर से होता हुआ यूरोप की तरफ चला जाता था। पूरा दक्षिण एशिया इसमें समाहित था, जुड़ा हुआ था। समुद्री मार्ग और स्थलीय मार्ग से ये इंटरलिंक था। इससे चीनी व्यापार भारत में होता था और अन्य देशों से भी व्यापार होता था, जो रेशम मार्ग था। तो फ्रेंड ये पूछ रहा है कि भारत में इसका इंटरलिंक किसने कराया था। तो भारत में फ्रेंड्स इसका जो इंटरलिंक था वो कनिष्क ने कराया था। क्लियर, राइट आंसर भी सही होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। फ्रेंड्स कलिंग जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपको पता होगा कि कलिंग को 261 बीसी में सम्राट अशोक ने क्या किया था, विजित किया था। समझ रहे हैं ना। वहां 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था उसने, और उसके साथ उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वह क्या करता है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है उपगुप्त नाम के भिक्षु की सहायता से, सम्राट अशोक। और इसीलिए उसे सम्राट, महान सम्राट कहा जाता है। अशोक महान के नाम से उसे जाना जाता है, क्यों उसने जो एक इतना युद्ध प्रिय व्यक्ति जो था, शासक जो शासक था, युद्ध प्रिय जो शासक था, उसने धम्म नीति और नैतिक नियमों की बात की, फिर उसने हथियार डाल दिए। इतना बड़े स्तर पर किसी ने अपना धर्म, अपने आत्मा, मन, वचन को परिवर्तित नहीं किया जितना अशोक ने किया। तो ये जो खारवेल है वो वही कलिंग से संबंधित है, वही का एक शासक था, योग्य शासक था, महान शासक था। इसका उल्लेख और इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसका क्रम बाय क्रम जो विवरण है वो मिलता है हमें कलिंग का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है। क्लियर, जो संस्कृत चंपू शैली में लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कहता है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। ठीक है ना। तो कौन सा शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। कड़फिसस सेकंड, कड़फिसस प्रथम, कनिष्क या भीम कड़फिसस। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा ना, कुजुल कड़फिसस और भीम कड़फिसस। लेकिन आंसर हम इसका ए लगाएंगे। इसमें डाउट है क्योंकि ये हमारे टेक्नीशियन ने डाउट वाला क्वेश्चन डाल दिया है। लेकिन बड़े पैमाने पे जो था भीम कड़फिसस ने सोने की मुद्राएं चलाई थी। लेकिन अगर स्टार्टिंग देखी जाए तो कड़फिसस द्वितीय था। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो सातवाहन थे, सातवाहन दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में इनकी जो क्षेत्रीय विस्तार मिलता है और ये मौर्यों के सामंत थे। मौर्य सत्ता जब डेक्लाइन की तरफ जाती है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभार लेते हैं और इन्होंने वहां अनेक कार्य किए। सातवाहनों ने मतलब शिक्षा को भी योग दिया, यानी बढ़ावा दिया, विद्वानों को आश्रय दिया। और इनके जो शासक थे, जैसे हाल नाम का शासक था, उसने गाथा सप्तशती की रचना की। इन्होंने बड़े पैमाने पर सीसे, रांगे, पुटीन के सिक्के चलाए। सातवाहनों ने सीसे, रांगे, पुटीन के सिक्के चलाए। और जो इनके सोने का और जो इनके
शीशे के सिक्के का जो अनुपात था तांबे का अनुपात था 1:35 का अनुपात था। और जो इनकी राजकीय भाषा थी वो आम भाषा थी, यानी प्राकृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति, भूमि या दान देने की प्रथा आरंभ की थी? फ्रेंड्स, सातवाहन, मौर्य, गुप्त या चोल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से ही, यहीं से ही भूमि दान की परंपरा स्टार्ट होती है प्राचीन भारत में। क्या फ्रेंड्स? यहीं से भूमि दान की परंपरा स्टार्ट होती है और इस परंपरा की शुरुआत करते हैं सातवाहन। इन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया, ब्राह्मणों को आश्रय दिया, बौद्धों को भी आश्रय दिया और इन्होंने क्या किया? उन्हें उनके संरक्षण के लिए भूमि दान की, कई गांव दान किए जिससे वो कर वसूल सके और अपनी आजीविका को चला सके, बढ़ावा दे सके। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालक्रम सही है? यह पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में जो आक्रमण हुए उनका सही क्रम क्या था? यूनानी, शक या कुषाण? यानी पहले कौन आया, बीच में कौन आया, बाद में कौन आया? यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए। सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया भारत पे, उसके बाद शक और उसके बाद जो आए कुषाण आए। तो क्रम ए सही होगा। पूछ लेता है कभी कभी कि इनका सही क्रम बताइए, यूनानी, शक और कुषाण। राइट आंसर ए सही होगा। कनिष्क जो था, समझ रहे हैं ना, शक संवत जो था इन्होंने चलाया, सोने के सिक्के इन्होंने चलाए, इन्होंने भारत में अनेक प्रकार का जो योगदान दिए, जैसे सिक्कों में इन्होंने टकसालों का इन्होंने योगदान किया। शक संवत जो कैलेंडर जारी किया वो शकों ने जारी किया। सिक्के जो आए यूनानियों ने, यूनानी कला भारत में आई, लिपि भारत में आई। क्लियर? तो बहुत बड़ा योगदान है इनका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? यानी जो पतंजलि थे, जो व्याकरणाचार्य थे, जो पतंजलि थे वो किसके दरबार में थे या इन्हें किनका आश्रय प्राप्त था? तो फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। विकल्प सी सही होगा। फ्रेंड्स, पतंजलि के बारे में बताया। पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य पतंजलि का जो ग्रंथ है, महाभाष्य जो ग्रंथ है इनका, पतंजलि का महाभाष्य जो ग्रंथ है, यह व्याकरण एक ग्रंथ है और इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने अश्वमेध यज्ञ किए हैं। समझ रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ की जानकारी पतंजलि की महाभाष्य से मिलती है। और जो ब्राह्मण धर्म को पुष्यमित्र शुंग ने बढ़ावा दिया था, इस बात का भी उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। और जो महाभाष्य के जो रचयिता यानी पतंजलि है वो पुष्यमित्र शुंग के संरक्षण में थे, ये उनके दरबार में थे। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज की ये सीरीज हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक कल नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम गुप्त डायनेस्टी को देखेंगे, उससे जो सवाल बनेंगे उनको देखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारा आपको पसंद आएगा। अन्य वीडियो की तरह आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बाय बाय।